हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एंड इस पर्टिकुलर चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से अपन को बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, कौन कौन सी फ्लोरा फौना कितनी है, वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। कुछ ग्राफ्स देखेंगे इम्पोर्टेंटली। एंड इससे पहले मैंने इकोसिस्टम वाला चैप्टर जो है बहुत अच्छे तरीके से लाइन टू लाइन पढ़ा दिया है। विद इन 1.5 आवर्स में अपन ने कंप्लीट कर लिया है। सो अगर आपको बहुत फास्टेस्ट वे में और एक एक लाइन डिटेल में समझनी है 1.5 आवर में विद द शॉर्टेस्ट टाइम ड्यूरेशन, तो आप जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगी तो उससे आप लोगों के लिए और कन्वीनियंट हो जाएगा। ओके। सो बिना किसी देरी के बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भी अपन वही कॉन्सेप्ट रखेंगे कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन यहाँ पे पढ़नी है। ठीक है। सो अपन स्टार्ट करते हैं इंट्रो से। सो इफ एन एलियन फ्रॉम अ डिस्टेंस गैलेक्सीज वर टू विजिट आवर planet or the earth, the first thing that would amaze and baffle him would most probably be the enormous diversity of the he would encounter. Of course ये बात है। और अपनी गैलेक्सी में, अपनी मिल्की वे की गैलेक्सी में अगर अपन और प्लैनेट्स के कंपैरिजन में बात करें तो अर्थ के पास सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। हर तरीके की मतलब आपको हर तरीके की स्पीशीज यहाँ पे मिल जाएगी बेसिकली। ठीक है। सो वही चीज़ें बेसिकली बताना चाह रहा है। सो इवन फॉर द ह्यूमन द रिच वेराइटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ विच दे शेयर दिस प्लैनेट नेवर सीजेस टू एस्टॉनिश एंड फैसिनेट अस। ऑफ कोर्स सी बात है, अपन भी कभी कभी कोई स्पीशीज को देख लेते हैं, अरे ये कैसा कीड़ा है, ये कितना सुंदर है। कुछ स्पीशीज कुछ बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, उनकी मॉर्फोलॉजी बहुत सुंदर होती है, भले वो फ्लावर्स हो, इंसेक्ट हो, कुछ भी हो, फिश हो, बर्ड हो, जो अपन पहली बार देखते हैं। तो और फिर अपन सोचते हैं यार इनके साथ रह रहे हैं अपन। ठीक। सो द कॉमन मैन वुड फाइंड इट हार्डर। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पे है ये। ठीक है, इंट्रोडक्शन इसलिए मैंने उठाया क्योंकि यहाँ पे ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज आ रही है ये इम्पोर्टेंट है। 20,000 स्पीशीज जो है वो एंट्स की हैं हमारे पास। 3 लाख स्पीशीज जो है वो बीटल्स की हैं। ठीक है, 28,000 जो स्पीशीज हैं वो फिशेस की हैं एंड नियरली 20,000 फिशेस जो है वो ऑर्किड्स की हैं। तो आपको ये जो स्पीशीज के काउंट है ना, इनको याद रखने हैं। ठीक है। Ecologists and evolutionary biologists have been trying to understand the significance of such diversity by asking important questions कि इतने सारी स्पीशीज क्यों है। ठीक है, डिड सच ग्रेट डाइवर्सिटी एग्जिस्ट थ्रू आउट द हिस्ट्री। मतलब ये साइंटिस्ट के अपने अपने क्वेश्चन है, वी डोंट हैव टू इंटरफेयर इन देम क्योंकि अपन को जो मेन काम है वहां पर पढ़ते हैं। ठीक। सो स्टार्ट करते हैं अपन बायोडाइवर्सिटी से। आज से जो है अपन बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे एंड कल जो है वो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे। ठीक है। सो अगर अपन बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो इन आर बायोस्फेयर इमेंस डाइवर्सिटी एग्जिस्ट नॉट ओनली एट द स्पीशीज लेवल। सिर्फ स्पीशीज लेवल पे ही आपके पास बायोस्फेयर जो है वो नहीं मिलेगा, बट आपको बायोलॉजिकल रेंज ऑर्गेनाइजेशन के मतलब जो बिल्कुल इनिशियल स्टेट भी होगी ना, सेलुलर लेवल पे भी आपको बायोडाइवर्सिटी मिलेगी। फ्रॉम मैक्रोमोलिक्यूल्स विद इन द सेल्स टू द बायोम्स। ठीक है। तो सिर्फ स्पीशीज लेवल पे नहीं बल्कि मैक्रोमोलिक्यूल्स के लेवल पे भी आपको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिल जाती है। कैसे अगर अपन बात करें मैक्रोमोलिक्यूल्स के बेसिस पे, तो अगर जैसे अपन सेल्स की बात करें, ठीक है, सेल्स को लेके चलते हैं। सो प्लांट सेल्स कैसे होते हैं और एनिमल सेल्स कैसे होते हैं। प्लांट सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अब प्लांट सेल में भी अगर अपन और देखें कि अगर जो सेल वॉल का अगर अपन फैक्टर लेते हैं तो कुछ स्पीशीज में काइटिन की होती है, कुछ स्पीशीज में सेलुलोज की होती है ना। तो इस तरीके से आपको विद इन दैट पर्टिकुलर एक एलिमेंट में ही बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से आप बोलोगे कि स्पीशीज लेवल पे ही नहीं, मैक्रोमोलिकुलर लेवल पे भी आपको देखने को मिलेगी। बायोडाइवर्सिटी इज द टर्म popularized by the social biologist एडवर्ड विल्सन। नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चाचा का नाम। ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम। सो बायोडाइवर्सिटी का जो उन्होंने नामकरण किया है वो किसने किया है, एडवर्ड विल्सन ने किया है। ये कौन थे, ये सोशियो बायोलॉजिस्ट थे। ठीक है, कौन थे, ये सोशियो बायोलॉजिस्ट थे। डिस्क्राइब द combined डाइवर्सिटी एट ऑल द लेवल ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट बायोडाइवर्सिटीज हैं जैसे कि जेनेटिक डाइवर्सिटीज, स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब जेनेटिक डाइवर्सिटी से नाम से समझ में आ रहा है समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ द जीन्स। ठीक है, जीन के लेवल पे कुछ डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। सो अ सिंगल स्पीशीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी
एट द जेनेटिक लेवल, मतलब जीन के लेवल पे आपको कुछ वेराइटीज, कुछ डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। ओवर द डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज, द जेनेटिक वेरिएशन शो बाय द मेडिसिनल प्लांट। अब यहाँ पर इस नाम को रट लो, याद कर लो, बिकॉज पूछा गया है। रोवॉल्फिया वोमेटोरिया, ये कैसा प्लांट है? ये एक मेडिसिनल प्लांट है जो कि आपको डिफरेंट हिमालयन रेंजेस पे देखने को मिलता है। ठीक है, might be in terms of the potency and concentration of the active chemical that the plant produces. India has more than, अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल आ रहा है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है ये, इनकरेक्ट फॉर्म में ज्यादातर ये पूछते हैं। सो इंडिया में 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं किसके? राइस के। और 1,000 वेराइटीज है मैंगो के। तो विद इन अ स्पीशीज यू हैव अ डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ द जीन्स, मतलब बहुत सारे जो मैंगो होते हैं ना, जैसे कि कहीं कहीं हाफूज होता है, कहीं लंगड़ा होता है, कहीं तोतापरी होता है। ठीक है, सो इंडिया में ही इस तरीके से कुछ 1,000 स्पीशीज हैं, 1,000 वेराइटीज है मैंगोज की। ठीक है, और वहीं पे अगर अपन राइस की बात करें, सो वी हैव 50,000, मतलब अलग अलग टाइप की। कुछ छोटे दाने होते हैं, किसी में मुझे नाम तो नहीं पता, जैसे एक तो बहुत फेमस है बासमती राइस। ठीक है, सो इस तरीके से वी हैव 50,000 स्पीशीज ऑफ द राइस ऑन द बेसिस ऑफ द जीन्स। ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं इसको। ठीक, सो जीन्स के लेवल पे, जेनेटिक्स के बेसिस पे अगर डाइवर्सिटी मिल रही है तो हम उसे बोलेंगे क्या चीज? जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, सो ये चीज आपको याद रखनी है। अब रोवोल्फे वोमेटोरिया का अगर मैं थोड़ा सा और बता दूं, सो बेसिकली ये एक मेडिसिनल प्लांट है, और इसकी कितनी क्षमता है ठीक करने की, और कितना कंसंट्रेशन इसमें जो रेस्पेराइन रेसरपाइन जो करके केमिकल होता है वो इसमें प्रेजेंट होता है, तो उसकी कितनी कंसंट्रेशन अलग अलग स्पीशीज में प्रेजेंट है इसी की, तो वो जीन्स पे डिपेंड करती है। तो इस वजह से वी हैव अ वेराइटी ऑफ रोवोल्फिया वोमेटोरिया की स्पीशीज। ठीक है, तो इसी की स्पीशीज हमें बहुत सारी अलग अलग बेसिस पे मिल जाएंगी, इसीलिए हम इसको जेनेटिक डाइवर्सिटी पे भी काउंट करते हैं। नाउ वी हैव टू गो ऑन द स्पीशीज डाइवर्सिटी। नाउ द डाइवर्सिटी एट द स्पीशीज लेवल, जैसे कि वेस्टर्न घाट हैव अ ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशीज डाइवर्सिटी देन द ईस्टर्न घाट्स। अब वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो वहां पर सबसे ज्यादा एम्फीबियंस आपको देखने को मिल जाएंगे एज कम्पेयर टू द ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, एग्जाम्पल याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे आते हैं अब, इकोसिस्टम लेवल पे। ठीक है, सबके नाम में ही अपना उनका पूरा एक डिटेल्स छुपा हुआ है। सो एग्जाम्पल में इंडिया फॉर इंस्टेंस with its desert, rainforest, mangroves, coral reefs, wetlands, estuaries, and alpine meadows has a great ecosystem diversity than the Scandinavian countries like Norway. ये जितने भी नाम यहाँ लिखे हैं ना, सब याद कर लेना, क्योंकि पूछते हैं इन द फॉर्म ऑफ करेक्ट एंड इनकरेक्ट, सो याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो इंडिया में भले ही डेजर्ट होगा, भले ही रेन फॉरेस्ट होगा, मैंग्रोव्स होगा, जहाँ पे अपन सोच सकते हैं डेजर्ट जैसी जगह पे क्या सोचेंगे कि भाई इधर क्या है, डाइवर्सिटी मिलेगी, बट इधर भी स्कैंडिनेवियन कंट्री जैसे कि जो नॉर्वे है, उससे ज्यादा डाइवर्सिटी आपको डेजर्ट में मिल जाएगी इंडिया के। ठीक है, सो ये सारे जो आपकी इकोसिस्टम है आपको याद रखना है। So it has taken million of years of evolution to accumulate the rich diversity in the nature, but we could lose all the wealth in less than 2 centuries if the present rate of species loses continue. So basically losses continue. Basically किसी चीज का ज्यादा यूज करना, किसी चीज को हद से ज्यादा यूज करना भी नुकसानदायक होता है। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, हम कुछ जो एज ए ह्यूमंस अपन अपने फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं चीजों को, और उससे क्या होता है, चीजें हमारे हाथ से चली जाती हैं। ऐसे ही स्पीशीज के साथ भी होता है। ठीक है, सो हम उनको कुछ हमारी जो स्पीशीज है उनको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, अरे नहीं ये तो सरवाइव कर जाएंगे, हम इधर जंगल काट के अपना घर बसाते हैं। ठीक है, या कॉलोनीज बसाते हैं। सो उससे क्या होगा, जो उस पर्टिकुलर एरिया में जो रहने वाली स्पीशीज होगी वो हैम्पर हो जाएंगी, अब उनका सर्वाइवल रेट डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो तो वहीं की रहने वाली हैं। ठीक है, इस वजह से भी आपकी स्पीशीज लॉस होगी। अपन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में जब अपन पढ़ेंगे ना, तो वहां पे एक पॉइंट है,
Biodiversity and its conservation are now vital environmental issue of international concern as more and more people around the world begin to realize the critical importance of the biodiversity for the survival and the well-being of this planet. वही अब जागरूक हो गए लोग बाग, वो चाहते हैं कि स्पीशीज बची रहे आगे की जनरेशन्स के लिए, उनकी जनरेशन्स के लिए, स्पीशीज की जनरेशन्स के लिए, ताकि वो कभी खत्म ना हो। ठीक। नाउ, हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी आर इन इंडिया? अब ये एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ना यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जो अगर आपको आते हैं तो एकदम सही हो जाएगा, और जो नहीं आते हैं तो वो ऑप्शंस इस तरीके से देते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे यार, या तो आप फिर उसको गलत करके आओगे या तो फिर छोड़ के आओगे। ठीक है, सो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पैरा में ध्यान देना। Since these are there are the published records of all the species discovered and named, we know how many species in all have been recorded so far. But it is not easy to answer the question of how many species there on Earth. अभी तक जैसे देखा जाए कि अभी इनिशियली तो नहीं बोलना चाहिए, बट अभी तुम लोगों को कुछ दिनों से ऑब्वियस बात है, तुम लोग सब लोग एक्टिव हो आजकल सारे सोशल मीडियाज पे, तो तुम लोगों को ऐसा सुंदर ही आ रहा होगा कि जो कुछ बहुत डीप सी एनिमल्स हैं अब वो ऊपर ओवर मतलब ओवर सी आ रहे हैं, ठीक है, सरफेसेस पे आ रहे हैं। सो और उन डीप सी एनिमल्स के बारे में अभी हमें ज्यादा कुछ नहीं पता है। सो वो एक नई तरीके की स्पीशीज हमें देखने को मिल रही है अंदर, मतलब अभी अंदर और भी कुछ एनिमल्स, कुछ फिशेस या कुछ क्रिएचर्स अंदर डीप सी में प्रेजेंट है। एंड सेम गोज विद आपके फॉरेस्ट में भी हो सकता है कि बहुत घने जंगलों में जहाँ पे अभी भी आदमी नहीं गया होगा, हो सकता है नहीं गया हो, वहां पर भी स्पीशीज प्रेजेंट हो। ठीक है, सो वी डोंट नो कितनी स्पीशीज हमारी अर्थ पे है, बट हमने अभी कुछ अमाउंट ऑफ स्पीशीज रिकॉर्ड कर ली है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज IUCN 24। अब कुछ नहीं तो वो IUCN का फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं नीट वाले। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है कि IUCN का फुल फॉर्म क्या है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, ये पूरा इसका फुल फॉर्म है। द टोटल नंबर ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज डिस्क्राइब सो फार स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन, मतलब IUCN के अकॉर्डिंग अभी तक प्लांट और एनिमल्स दोनों की स्पीशीज मिला के हमने 1.5 मिलियन स्पीशीज डिस्कवर करी है, डिस्क्राइब करी है। But we have no clear idea of how many species are yet to be discovered and described. ठीक है, estimate vary widely and many of them are only educated guesses। मतलब सिर्फ एस्टिमेशन है, इतनी और हो सकती है, इतनी और आ सकती है वाली चीज है कि अप्रोक्सीमेटली ऐसा ऐसा हो सकता है, लेकिन क्लियरली हमें नहीं पता। So, for many taxonomic groups, species inventories are more complete in temperate than in a tropical countries. So, अगर अपन बात करें टेम्परेट और ट्रॉपिकल कंट्रीज की, ठीक है, तो स्पीशीज आपको कहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगी या कंप्लीट कहाँ पे देखने को मिलेगी? टेम्परेट रीजन्स में, देन एज कंपेयर टू द ट्रॉपिकल। ठीक है, considering that are overwhelmingly large proportion of the species waiting to be discovered are in the tropics। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रॉपिक्स में अभी भी कई ऐसी स्पीशीज है जो डिस्कवर्ड होना बकाया है। Biologists make a statistical comparison of the temperate and the tropical species richness of the exhaustively studied group of insects and extrapolate these ratio to other groups of the animal and the plants to come up with a gross estimate and total number of species on earth। वही बात की है कि बायोलॉजिस्ट जो है उन्होंने टेम्परेट और ट्रॉपिकल स्पीशीज कितनी है दोनों में उनका रेशियो निकाला है कि कितने इंसेक्ट्स हैं, कितने और स्पीशीज यहाँ पर मिल सकते हैं। ठीक है, और बेसिकली एस्टिमेशन है और कुछ भी नहीं। तो कुछ एस्टिमेशन ये बोलते हैं कि 20 to 50 मिलियन स्पीशीज जो है अभी मिल सकती हैं एक्सट्रीम
एस्टिमेट्स जो लगाए गए हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा करेक्टिव वे में बोले या बहुत साउंड जो करता है, बहुत मतलब सही सुनाई देता है, तो वो एस्टिमेशन दिया था रॉबर्ट मे ने। अगेन ये नाम याद रखना और ये पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू भी याद रखना, क्योंकि रॉबर्ट मे ने एक ऐसे साउंड एस्टिमेशन दिया था, एक ऐसा सही मतलब अप्रोक्सीमेटली सही एस्टिमेशन दिया था जो पूरे एक्सेप्टेबल था। तो वो था 7 मिलियन। 20 से 50 मिलियन तो बहुत ज्यादा हो गया कि नहीं यार, 20 से 50 मिलियन इतनी सारी स्पीशीज होंगी भी अर्थ में। तो उन्होंने एक अप्रोक्सीमेटली रॉबर्ट मैंने निकाला कि नहीं, इतनी तो नहीं, बट हाँ 7 मिलियन के बराबर या थोड़ी ऊपर या नीचे हो सकती है। सो 7 मिलियन याद रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने देखा 1.5 मिलियन आईयूसीएन ने बताया, प्लांट्स और एनिमल दोनों मिला के अभी तक इतनी स्पीशीज डिस्कवर हो गई है। एंड रॉबर्ट मैंने बोला कि 7 मिलियन जो है वो स्पीशीज अभी होना बकाया है, डिस्कवर होना। ठीक है, और वहीं पे एक रफ अगर कोई और दूसरे साइंटिस्ट ने दिए हैं तो वो है आपके 20 से 50 मिलियन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लेट अस लुक एट सम इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स अबाउट अर्थ्स बायोडाइवर्सिटी बेस्ड ऑन द करेंटली अवेलेबल स्पीशीज इन्वेंटरीज। अब यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से इम्पोर्टेंट लाइन स्टार्ट हो रही है, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली आपको पूछ लेते हैं क्वेश्चन। सो मोर देन 70% ऑफ ऑल द स्पीशीज रिकॉर्डेड are animals, while plants comprises no more than 22% of the total. So basically आपके जो प्लांट्स हैं उनमें आ जाएंगे आपके एल्गा, फंगाई, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो ये पूरा मिला के सिर्फ 22% है। वहीं पे अगर अपन एनिमल स्पीशीज की बात करें तो वो 70% है। मतलब 100 में से, या फिर वो वहां पर जो एस्टिमेशन लिखा था, क्या लिखा था यहाँ पे एस्टिमेशन 1.5 मिलियन। ठीक है, सो 1.5 मिलियन में से आपके 70% जो है वो क्या है, एनिमल्स हैं। ठीक है, एनिमल्स हैं। और बाकी के 22% कौन है, 22% कौन है, आपके प्लांट्स। ठीक, अब एनिमल्स में भी अगर मैं बात करूं आपके अगेन 70%। अब एनिमल्स का तो 100% होगा। ठीक है, तो अब इनमें से 70% जो है वो कौन होंगे, इंसेक्ट होंगे। अपन ने पढ़ा भी है कि जो फाइलम आपका इंसेक्ट, सॉरी, जो फाइलम आर्थ्रोपोड है वो लार्जेस्ट फाइला है एनिमल किंगडम का। ठीक है, उसमें से भी जो इंसेक्टा का जो फैमिली है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, so among animals, insects are the most species rich taxonomic group, making up more than 70% of the total. That means about 10 animals on the planet and 7 are of insects. ठीक है, जिसमें से 7 तो इंसेक्ट ही निकलेंगे। अगेन, हाउ डू वी एक्सप्लेन द enormous diversification of the insect? The number of the fungi species in the world is more than combined total species of the fish, amphibians, reptiles and mammals. अब यहाँ पे फंगाई की इतनी ज्यादा स्पीशीज है कि अगर अपन फिशेस को, एम्फीबियंस को, रेप्टाइल्स को और मैमल्स को भी मिला ले तो भी अपन फंगाई के पास आस पास नहीं पहुंचेंगे। मतलब इस इज द कंबाइंड ऑफ द टोटल स्पीशीज। ठीक है, इतनी इक्वल है। अगर वो यहाँ पर भी अपन ग्राफ देखेंगे तो इस तरीके से, अगर जैसे ये फंगाई है तो ये आपका हो जाएगा बाकी की स्पीशीज के लिए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फिशेस के लिए, ये हो जाएगा एम्फीबियंस के लिए, ये हो जाएगा मैमल्स के लिए, ये हो जाएगा रेप्टिल्स के लिए, ये हो जाएगा फंगाई के लिए। ठीक है, सो 50 पर अगर आप देखोगे तो पूरा टोटल मिला के फंगाई है। ठीक, सो ये सारी चीजें आप फिगर अभी 30.1 दिखाऊंगी तो उसमें देखना। सो इट शुड बी नोटेड दैट दीज एस्टिमेट डू नॉट गिव एनी फिगर फॉर द प्रोकैरियोट्स। अब यहाँ पे एक देखना है कि अपन ये जो फिगर्स देखने वाले हैं उनमें प्रोकैरियोट्स मेंशन नहीं है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट हाउ मेनी प्रोकैरियोटिक स्पीशीज देयर माइट बी। द प्रॉब्लम इज द कन्वेंशनल टेक्सोनोमिक मेथड्स आर नॉट suitable for identifying microbial species and many species are simply not cultured under laboratory conditions. So basically कहने का मतलब ये है कि हम प्रोकैरियोट्स को
काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत सारे मिलियंस ट्रिलियंस में हो सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स सी बात है, बायोलॉजिस्ट जो है वो श्योर नहीं है कि कितनी और प्रोकैरियोट्स की स्पीशीज है, इसलिए हम उनको इन फिगर्स में, इन टेक्सास जो अभी अभी जो फिगर्स देखने वाले हैं मेजर टेक्सास में इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, क्योंकि उनकी स्पीशीज बहुत नंबर में चलती है। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें तो इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो यहाँ पर आपके आ जाते हैं अदर एनिमल्स, देन क्रस्टेशियंस, मॉलस्क, और फिर ये पूरा इंसेक्ट। तो मतलब इंसेक्ट वही वाली बात हो गई, 10 में से 7 तो इंसेक्ट्स ही हैं। ठीक है, सो ये चीज ग्राफ से डिपिक्ट हो रही है। वहीं पे अगर अपन वर्टिब्रेट्स की बात करें तो फिशेस की इतनी सारी स्पीशीज हैं कि अगर अपन मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियन को कंबाइन करें तो भी आपका, आई गेस मैंने वहां उल्टा बोल दिया था, नहीं, ओके, सो यहाँ पे फिशेस की इतनी ज्यादा आपको देखने को मिल रही है कि मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस को जब हम इन चारों को काउंट करेंगे तब कहीं जाके फिशेस के काउंट के बराबर आ पाएंगे। और वहीं पे अगर अपन प्लांट्स की बात करें तो फंगाई जो है वो अप्रोक्सीमेटली एंजियोस्पर्म के बराबर है, लेकिन वहीं पे मॉसेस, फर्न्स एंड एलीज जो है वो आपके जो कम अमाउंट में है, वहीं पे एल्गे थोड़े से ज्यादा अमाउंट में, लाइकेन सबसे कम है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको ग्राफ्स जो है ये याद रखने, चार्ट जो है याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेते हैं इनसे भी। तो अगर पिक्चर रिलेटेड क्वेश्चन आया तो पूछा जा सकता है कि कौन सा कहाँ मेंशन्ड है, तो एज इट इज आपको याद रखना है। जैसे कि इसका तुम याद रख सकते हो IMCO। ठीक है, CEO नहीं, CEO डायरेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद बाकी तो आप नाम से याद रख लो तो बेटर रहेगा। ठीक है, अगर आपको कोई निमानिक पता हो तो कमेंट में लिख देना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो यहाँ पे भी अभी जो लिखा है ये भी पूछा गया है, तो प्लीज इसको भी मैं याद रखना। सो ऑल्दो इंडिया हैज ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड, आप देखते हो ना कि पूरे वर्ल्ड में इतना बड़ा एशिया है, वहां पे एक इंडिया इतना सा छोटा सा कंट्री है। ठीक है, अगर अपन लैंड वाइज देखें तो पूरे, अगर अर्थ की बात करें तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 2.4% ऑफ दी वर्ल्ड लैंड एरिया कवर करता है, लेकिन सबसे ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी हमारे पास है, दैट इज 8.1%। ये दोनों ही न्यूमेरिकल वैल्यू आपको याद रखनी है क्योंकि ये पूछी जा चुकी है। ठीक है, नीट में ये वाला क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट याद रखना है। दैट इज व्हाट मेक्स अ कंट्री ऑन द वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो अपन 12वें नंबर पे, या जो टोटल 12 मेगा डाइवर्सिटी कंटेनिंग कंट्रीज है उसमें से अपन एक कंट्री है, जिसमें से अगर अपन बात करें सो 45,000 स्पीशीज प्लांट की है, और इससे ज्यादा, मतलब ट्वाइस ऑफ दिस, दैट इज 90,000 स्पीशीज एनिमल्स की है। सो वी हैव 45,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स। ठीक है, इंडिया में 90,000 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। ठीक है, इंडिया की बात चल रही है ये। ठीक है, हैव बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडिया, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ना पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो याद रखना इस चीज को। सो इफ वी एक्सेप्ट मेज ग्लोबल एस्टिमेट, ओनली 22% ऑफ द टोटल स्पीशीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार। ठीक है, अगर अपन जो रॉबर्ट मे का जो था उसके एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग चले तो अभी सिर्फ 22% ऑफ द स्पीशीज ही हमने रिकॉर्ड कर पाई है। ठीक है, बाकी के अभी होना बकाया है। So applying this proportion to India's diversity figure, we estimated that there are probably more than 1 lakh plant species and more than 3 lakh animal species yet to be discovered and described. तो अगर अपन इसके अकॉर्डिंग चले और ये रॉबर्ट मे का जो भी एस्टिमेशन है वो इंडिया पे अप्लाई करे, तो अभी भी हमारे पास इसमें 1 लाख प्लांट स्पीशीज ऐड करने के लिए और है, और एनिमल्स में
3 लाख स्पीशीज ऐड करने के लिए और है। ठीक है। सो अभी इनको हमें ढूंढना है, डिस्क्राइब करना है, डिस्कवर करना है। ठीक, ये इंडिया की बात हो रही है, बाहर की नहीं, टोटल बात नहीं हो रही है, ये अभी सिर्फ और सिर्फ इंडिया की बात हो रही है। ठीक है। Okay, so would we ever able to compete the inventory of the biological wealth of a country? Consider the immense trained manpower and the time required to complete the job. The situation appear more hopeless when we realize that a large fraction of these species face the threat of becoming extinct even before we discover them. So nature's biological library is burning even before we catalog the titles all of the books stocked there. सो बेसिकली कि हमें नहीं पता कि हमने एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग ये तो निकाल लिया कि अभी भी इंडिया में 1 लाख स्पीशीज प्लांट की और 3 लाख स्पीशीज एनिमल्स की अभी भी हमें ढूंढना है और इन्हें डिस्क्राइब करना है। बट हमें ये नहीं पता कि इन 1 लाख और 3 लाख स्पीशीज में से क्या कुछ स्पीशीज अभी भी जिंदा है या कुछ स्पीशीज मर चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ठीक है। सो बेसिकली इतनी जल्दी जल्दी से जो उनका हैबिटाट है उनका डिस्ट्रक्शन किया जा रहा है इन द नेम ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ऐसा सिचुएशन आ सकता है या हो चुका है कि कुछ स्पीशीज जो है हमारे डिस्कवर या डिस्क्राइब करने से पहले खत्म हो चुकी हो, एक्सटिंक्ट हो चुकी हो। तो बेसिकली वही है कि ये कोट इन्होंने दे रखा है, नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज बर्निंग इवन बिफोर वी कैटलॉग द टाइटल्स ऑफ ऑल द बुक्स स्टॉक देयर। ठीक है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझाने के लिए है। ओके। अब यहाँ पर अपन को बात करनी है पैटर्न्स ऑफ द बायोडायवर्सिटी की कि किस तरीके से बायोडायवर्सिटी ग्रो करती है या एक तरीके से कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी बायोडायवर्सिटी है। ठीक है। सो एक है हमारे पास लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट और दूसरी है हमारी स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। तो अगर अपन बात करें लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट की, सो द डाइवर्सिटी ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड बट shows a rather uneven distribution. Of course सी बात है, कहीं पे ऐसी जगह होगी, कहीं पर किस कोई एक ऐसा हैबिटाट होगा, एक ऐसा इकोसिस्टम होगा जहाँ पर प्लांट्स ज्यादा है, एनिमल्स कम है। कहीं ऐसा होगा कि जहाँ एनिमल्स ज्यादा है, प्लांट्स कम है। ठीक है। कहीं भी एक ऐसा नंबर नहीं मिलेगा कि नहीं, हाँ, नंबर ऑफ द प्लांट्स एंड नंबर ऑफ द एनिमल्स आर इक्वल। हर जगह थोड़ा ऊपर नीचे 19-20 या कई बार बहुत ज्यादा फर्क हो सकता है। सो फॉर मेनी ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स और द प्लांट्स देयर are interesting pattern in the diversity, the most well known being the latitudinal gradient in the diversity. Latitudinal gradient का मतलब हो गया इस तरीके से। ठीक है। जो हमारी अर्थ होती है, जो हमारी अर्थ होती है उसमें दो होते हैं, एक लैटिट्यूडनल होता है इस तरीके से, अपन ने ज्योग्राफी में पढ़ रखा है, और एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट होता है। ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं इस वाली की, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट की। ठीक। So, in general, species diversity decreases as we move away from the equator. ठीक है। तो हमें पता है कि हमारे पास इक्वेटर प्रेजेंट होती है, एक जो लाइन जो बीच से, अर्थ के जस्ट बीच से पास करती है। तो इसमें क्या लिखा है कि अगर अपन जनरली बात करें तो स्पीशीज डाइवर्सिटी, अगर अपन इक्वेटर से अवे जा रहे हैं, भले ही अपन चाहे ऊपर नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, चाहे साउथ की तरफ जा रहे हो। ठीक है। अगर मैं इसको अर्थ मानती हूँ और ये हमारी अगर इक्वेटर है, तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। सो अगर मैं नॉर्थ की तरफ जा रही हूँ, अगर मैं साउथ की तरफ जा रही हूँ, तो स्पीशीज जो है उनकी डाइवर्सिटी डिक्रीज होगी। ठीक है। सो विद अ वेरी फ्यू एक्सेप्शन, ट्रॉपिक्स लॉन्ग लैटिट्यूडनल रेंज of 23.5 degree north to 23.5 degree साउथ हार्बर्स मोर स्पीशीज देन द टेम्परेट और द पोलर एरिया। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि इस पर्टिकुलर यहाँ पे एक्सेप्शन है कि ये वाला जो ट्रॉपिक एरिया है, कौन सा ट्रॉपिक एरिया जिसका लैटिट्यूडनल रेंज कितना है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ तक, इधर टेम्परेट से भी ज्यादा, पोलर एरिया से भी ज्यादा स्पीशीज पाई जाती है। नाउ कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर। कोलंबिया कहाँ लोकेटेड है? इक्वेटर पे लोकेटेड है। ठीक है। अफ्रीका, अगर आपने गौर किया होगा, जब आप अफ्रीका का देखोगे तो वहां पर कोलंबिया को इक्वेटर के पास में पाओगे।
सो वहां पर 14,000 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स देखने को मिलेगी। ठीक है। अब जैसे जैसे आप कहाँ की तरफ बढ़ोगे, नॉर्थ की तरफ बढ़ोगे। सो वाइल न्यूयॉर्क एट द 41 डिग्री नॉर्थ हैज 105 स्पीशीज, अपन ऊपर इक्वेटर से अबव जा रहे हैं। ठीक है। दूर जा रहे हैं तो स्पीशीज कम होती जा रही है। ग्रीनलैंड में अगर देखोगे तो 71 डिग्री नॉर्थ पे जाएगा तो वी हैव ओनली 56 स्पीशीज। ओके, अगर अपन वहीं पे इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो इक्वेटर से नीचे की सॉरी ऊपर की तरफ है, नॉर्थ साइड में है। ठीक है। इस ऐसे इतने रीजन में है। सो अपन इक्वेटर से ऊपर की तरफ आते हैं। सो इंडिया विथ मच ऑफ इट्स लैंड एरिया इन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड, वी हैव आर होल much of the area in the tropical latitude, and still we have 1200 species of birds। ठीक है। सो अगर मैं बात करूं, जैसे इक्वेटर से ऊपर जाते जा रहे हैं तो अगर सबसे पहले अगर अपन बात करें कोलंबिया की, तो कोलंबिया कहाँ है, इक्वेटर पे लाई करता है, तो उस वजह से इसके पास है 1400 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। अब थोड़ा सा ऊपर है इक्वेटर से इंडिया, तो वी हैव 1200 स्पीशीज ऑफ अर्थ। ठीक है। 1200 स्पीशीज ऑफ अर्थ। वहीं पे और थोड़ा अपन नॉर्थ की तरफ जाएंगे, दैट इज न्यूयॉर्क के साइड जाएंगे, तो वहां पर वी हैव 105 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। वहीं पे और थोड़ा ऊपर जाएंगे, जो अमेरिका के पास एक छोटा सा आइलैंड है, उसे ग्रीन आइलैंड बोलते हैं। ठीक है। वहां पर अगर अपन जाएंगे तो वी हैव ओनली 56 स्पीशीज ऑफ द अर्थ। तो बेसिकली जैसे जैसे इक्वेटर से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे आपको स्पीशीज जो है कम होती जाएगी, या इक्वेटर से बेसिकली ये बोलूं दूर जाते जाएंगे। भले ही आप नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हो, भले ही आप साउथ डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है। अ फॉरेस्ट इन द ट्रॉपिकल रीजन लाइक इक्वाडोर हैज अप टू 10 times as many species of the vascular plants as forest of the equal area in the temperate region like midwest of the USA। so इक्वाडोर एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। ठीक है। जो कि ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है। ठीक है। इसके पास 10 टाइम्स ज्यादा स्पीशीज है, वेस्कुलर प्लांट्स की ज्यादा स्पीशीज है एज कंपेयर टू द टेम्परेट रीजन, जो कि मिड वेस्ट में पाए जैसे कि यूएसए का जो मिड वेस्ट है। ठीक है। वहां पर जो टेम्परेट रीजन है उसका फॉरेस्ट का इक्वल एरिया है। ठीक है। ये फॉरेस्ट का इक्वल एरिया है। ये किस कौन से फॉरेस्ट का इक्वल एरिया हो गया, ये मिड वेस्ट का हो गया। कहाँ का, यूएसए का, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, टेम्परेट रीजन में प्रेजेंट है। वहीं पे इसी इक्वल एरिया का आपको कहाँ पे ट्रॉपिकल एरिया सॉरी ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलेगा। इक्वेडार इक्वेडोर। ठीक है। इसमें इन दोनों का एरिया लगभग सेम है, लेकिन स्पीशीज आपको इसमें ज्यादा मिलेगी, वो भी 10 टाइम्स ज्यादा। ठीक है। So, the largely tropical Amazonian rainforest in South America has the greatest biodiversity on Earth. It is home to more than 40,000 species of plants। अब यहाँ पे जितनी भी species लिखी हैं आपको याद रखनी है कि अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में, जो कि साउथ अमेरिका में प्रेजेंट है, उसमें आपको प्लांट में 40,000 स्पीशीज देखने को मिलेगी, 3,000 स्पीशीज फिशेस की देखने को मिलेगी, 1,300 स्पीशीज बर्ड्स की देखने को मिलेगी, 427 ऑफ मैमल्स एंड 427 ऑफ एम्फीबियंस, दोनों की लगभग बराबरी है, एंड 378 ऑफ द रेप्टाइल्स एंड मोर देन 1,25,000 ऑफ द इन्वर्टिब्रेट्स। ये नाम और नंबर दोनों याद रखने पूछे जाते हैं। ठीक है। साइंटिस्ट एस्टिमेट दैट इन दीज रेन फॉरेस्ट देयर माइट बी एटलीस्ट 2 million ऑफ द इंसेक्ट स्पीशीज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड। अब साइंटिस्ट का अपना अपना मानना है कि हो सकता है इधर इतने ज्यादा अभी भी इंसेक्ट की स्पीशीज है जो डिस्कवर होना बकाया है। ओके, इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैव प्रपोज्ड वेरियस हाइपोथेसिस। अब उन्होंने बहुत सारी हाइपोथेसिस दी हैं। Some important ones are speciation is generally a functions of time। ठीक है। उनके अकॉर्डिंग स्पीशिएशन जो है, नई स्पीशीज का जो फॉर्मेशन है वो टाइम पे डिपेंडेंट है।
Unlike temperate regions subjected to a frequent glaciation in the past, tropical latitudes have remained relatively undisturbed for the million of years and thus had a long evolutionary time for the species diversification. So basically, इसमें ये कहने का मतलब ये है कि आपके जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स हैं, वो ज़्यादातर ऐसे एरिया है जहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है, कांस्टेंट एनवायरनमेंट रहता है, ज़्यादा उतार-चढ़ाव नहीं होता। तो वहाँ की स्पीशीज़ जो है वो थोड़ा आराम से टाइम लेके इवोल्यूशन होता है उनमें। लेकिन अगर अपन बात करें टेम्परेट रीजन की तो वहाँ पर इस तरीके का सिचुएशन आती है कि जहाँ पर फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस हो सकता है, ठीक है? वहाँ पर जो मौसम है उसका उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है, तो वहाँ पे जल्दी स्पीशीज़ का फॉर्मेशन होगा. So that's why it is known as the function of the time. Speciation is the function of time. Now, second reason एक ये भी है कि tropical environments, unlike temperate ones, are less seasonal. जैसे कि मैंने बताया कि tropical environments जो हैं उनमें फंक्शन जो मौसम है उनका उतार चढ़ाव नहीं होता एंड रिलेटिवली ज्यादातर कांस्टेंट रहता है प्रिडिक्टेबल रहते हैं तो सच environments promote niche to the specialization and lead to the greater species diversity. तो इसी वजह से ज़्यादातर स्पीशीज़ जो है वहाँ रहना प्रेफ़र करती हैं, ठीक? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कोई ऐसे एनवायरनमेंट में रहना पसंद नहीं करेगा जहाँ पे फ्रीक्वेंट मौसम जो है वो चेंजेस होती हैं, ठीक? देयर इज़ मोर सोलर एनर्जी ट्रॉपिक्स में सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी पाई जाती है व्हिच कंट्रीब्यूट्स टू द हायर प्रोडक्टिविटी एंड इन टर्न माइट कंट्रीब्यूट इनडायरेक्टली और ग्रेटर डाइवर्सिटी, ठीक? नाउ अब सेकेंड आता है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप सो ड्यूरिंग हिज pioneering and extensive exploration in the wilderness of the South America jungle, the German naturalist von Alexander von Humboldt, जिसकी इतने बनाया गया है, उनका नाम क्या है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, नाम याद रखना। Observe that within the region species richness increased with the increasing explored area. मतलब वो जैसे जैसे एरिया एक्सप्लोर कर रहे थे उनको नई नई तरीके की स्पीशीज मिलती जा रही थी, ठीक है? सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया विच ही वॉज एक्सप्लोरिंग, सो बट ओनली अप टू अ लिमिट, लेकिन कुछ हद तक उसके बाद वो स्पीशीज मिलना रिपीट होने लगी बेसिकली, ठीक है? सो इनफैक्ट द रिलेशन बिटवीन अ स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया ऑफ अ वाइड वेराइटी of taxa, that is angiosperm plants, birds, bats, freshwater fishes, turn out to be a rectangular hyperbola. So this is your rectangular hyperbola. आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है? ये क्या है? ये जो ब्लू वाला है, दिस इज योर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और ये क्या डिपिक्ट कर रहा है? S इज इक्वल टू सी इंटू ए की पावर जेड, ठीक है? अब सी क्या है यहाँ पर? वाई इंटरसेप्ट, ठीक है? एस क्या है? स्पीशीज रिचनेस एंड ए क्या है? एरिया एंड जेड क्या है? स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक? और अगर इसको लॉग फॉर्म में लिखे तो वो इस तरीके से लिखा जाएगा और वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है? तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है और क्या चीज क्या डिपिक्ट कर रही है वो चीज भी याद रखना है एंड ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये चीज याद रखनी है, ठीक है? Ecologists have discovered that the value of the Z line in the range of 0.1 to 0.2 regardless of the taxonomic group of the region. Z line जो है उसका इकोलॉजिस्ट ने फाइंड आउट किया कि वो 0.1 से 0.2 है, भले वो कौन सा भी टेक्सोनॉमिक ग्रुप हो, वेदर इट इज द प्लांट्स इन द ब्रिटेन, भले वो ब्रिटेन में प्लांट्स की बात कर रहे हैं, भले ही वो आपके कैलिफोर्निया में बर्ड्स की बात कर रहे हैं, भले ही वो न्यूयॉर्क में मॉलस्क की बात कर रहे हैं, ठीक है? आपका जो स्लोप है रिग्रेशन लाइन का वो एक ही आती है. Now, but if you analyze the species area relationship among very large areas like entire continent, अगर आप पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट, अभी तो ये छोटे एरियाज में बात हो गई, एक पर्टिकुलर कंट्री में बात हो गई, एक पर्टिकुलर सिटी में बात हो गई, लेकिन अगर मैं पूरे के पूरे एक कॉन्टिनेंट की बात करूँ तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा रेंज जो है वो बढ़ जाएगा. सो you will find that the slope of the life is much steeper. कितनी much steeper, बहुत steeper हो जाएगी, ठीक है? So Z वैल्यू की रेंज 0.6 से 1.2 तक को चली जाएगी. जैसे कि अगर अपन बात करें फ्रूगीवोर्स की, ठीक है? जो कि फ्रूट ईटिंग बर्ड्स होते हैं, ठीक है? और मैमल्स की बात करें पूरे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, तो वहां पे आपको रेंज मिलती है 1 to 1 1.15,
ठीक है? तो ये चीज़ याद रखनी है, ये एग्ज़ाम्पल जो है ना, ये चीज़ याद रखना है इस चीज़ का, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर द टुडे गाइस। अगर वीडियो आज का अच्छा लगा हो और एक एक चीज़ आज जो मैंने यहाँ पे पढ़ी है लाइन वो समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक करना एंड शेयर करना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना यार। ठीक है? तुम लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो तो कर देना। ठीक है?